नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो सबके मन में एक प्रश्न, सब आपस की बातचीत जब कर रहे हैं महाराष्ट्र में क्या होगा। हालांकि पोलस्टर्स जो हैं वो तो हर हाल में महायुति को बहुत मार्जिन से जिता रहे हैं ज़्यादातर लोग। प्रदीप गुप्ता जी जो एक्सेस माई इंडिया के थे, सबसे लास्ट में उनका आया, उन्होंने एक दिन एक्स्ट्रा समय लिया, लेकिन वो कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। फाइनल रिजल्ट में उन्होंने बीजेपी और महायुति की स्वीप बताया है। आज मुझे लगा कि मैं थोड़ा आपको एक तो टेबल करके ये बीजेपी की चाल, ऑपोजिशन की चाल, कांग्रेस की चाल, एनडीए की चाल मतलब हाउ दे मूव, वो एक आपके साथ शेयर करूं। मैंने कुछ छोटी छोटी टेबल बनाई हैं जिससे आपको स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू ये समझने में आसानी रहे। तो पहली जब टेबल आप देख रहे हैं, मैं पहली टेबल लग गई है टेबल ए। कुछ चीज़ें समझने वाली हैं कि जो शिवसेना थी वो पहले सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, 66 में बनी। व्यक्तिगत शिवसेना खुद इलेक्शन में भाग नहीं लेती थी, किसी का सपोर्ट करती थी, जो भी हो। लेकिन फिर पहले शिवसेना ने, जो सबसे पहली बार शिवसेना ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। बाल ठाकरे साहब जिंदा थे, शिवसेना की तूती बोलती थी मुंबई में। और बीजेपी उस समय अभी नया खेल शुरू कर रही थी, अपने सहयोगी की बैसाखी के सहारे चल रही थी, और सहयोगियों को पता नहीं था कि वो एक ऐसे राक्षस के साथ चल रहे हैं जो अंत में उन्हीं को खाएगा। ये एक नहीं अनगिनत उदाहरण है। और जब आप टेबल ए देख रहे हैं तो टेबल ए में मैंने सिर्फ आपको शिवसेना और बीजेपी, जो 1990 में इनका अलायंस शुरू हुआ, ये साथ साथ इलेक्शन लड़ना शुरू हुए, वहां से जरा सिलसिला देखिए कहा। 288 सीट थी। अब शिवसेना 1990 में 183 सीट लड़ती है और बीजेपी 104, जूनियर पार्टनर। शिवसेना का दबदबा था। अब बीजेपी को महाराष्ट्र में पैर पसारने थे, तो क्या करना था? राइड ओवर शिवसेना और फिर अपने साथी को निकाल बाहर करना है। ये मॉडल आप किसी भी स्टेट का ले लीजिए, इनके किसी सहयोगी का ले लीजिए, हर जगह ये हुआ है। 1995 शिवसेना 183 से 169 हो गए। हम कंटेस्टेड सीट की बात कर रहे हैं, जीते हारे तो वो टेबल है, आप खुद देख लीजिएगा। 13 सीटें जीते। बीजेपी 104 से 116, बीजेपी ने अपना कोटा बढ़ाया। 183 से 169 आए, ये 104 से 116 हो गए। 99 आया 1999, बीजेपी की सरकार बन गई केंद्र में। 161 शिवसेना, बीजेपी 117। अभी भी मेजर पार्टनर, बड़ा मोटा भाई शिवसेना। 2004 163, अभी भी शिवसेना मोटा भाई, बीजेपी 111। ये मैं कंटेस्टेड सीट की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आपके सामने रिजल्ट दे दिया, कितनी सीटें जीती वो आपके सामने है। 2009 160। अब धीरे धीरे बीजेपी ने अपने हाथ पैर बढ़ाने शुरू किए। 2009 में बीजेपी 119 सीट, 104, 116, 117, 111, 119 अब बढ़ना शुरू किया। 2014 में मोदी जी आ गए, और मोदी जी तो मोदी जी हैं, गुजरात मॉडल है। मोदी जी ने 2014 में शिवसेना को सेनाता तोड़ा, अकेले इलेक्शन लड़ने की ठानी और 260 सीट पे लड़े। और इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने उनके 122 एमएलए जीते, अनप्रेसिडेंट। आज तक इतने नहीं जीते हैं, 2019 को मिला के इतने नहीं जीते। लेकिन शिवसेना भी सामने जब आई तो शिवसेना ने 282 सीटों पे कैंडिडेट उतारे और खराब परफॉर्मेंस नहीं रहा। 63 सीटें जीती 2019। इसके बाद ये प्री पोल अलायंस नहीं हो पाया था। उस बार चारों पार्टीज अलग अलग लड़ी थी, कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, सपा, सब लोग अपनी अपनी ताकत आजमा रहे थे। लेकिन जब इलेक्शन आ गए, जो चुनाव हो गया, तो पोस्ट पोल अलायंस के साथ मिलजुल के सरकार बनाई थी देवेंद्र फडणवीस साहब, अगर आपको याद हो। 2019 शिवसेना को उसकी जगह दिखाने का काम बीजेपी ने शुरू कर दिया। जो पार्टी 104 सीट से थी, वो पार्टी 104 से 1990 से 2019 आते आते 164 सीट पे हो गई, और जो पार्टी 183 से सफ़र शुरू किया था वो 126 पे आ गई।
अब शिवसेना को उन्होंने 126 ही सीट दी। ये आपके सामने हम कंटेस्टेड की, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ कंटेस्टेड, कितना जीता वो आपको टेबल में दिया, आपको देखते चले। अब जरा वोट परसेंटेज की भी बात कर लें। जिस समय शिवसेना डोमिनेंट पार्टनर था 1990 में, अभी जो मामला था, शिवसेना 16%, बीजेपी 11%, 95 में 16%, 13%, 99 में 17% शिवसेना, 15% बीजेपी, 2004 में 20% शिवसेना, अभी तक का सबसे, इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस, 14% बीजेपी, 2009 16%, 14%। जो 2014 था उसमें क्वांटम जंप लगाया, और इसमें फ़र्क ये है, आपको अगर ऐसे देखेंगे तो 2009 और 2014 में फ़र्क महसूस होगा। आपको होगा कि 2014 में तो भाई वोट परसेंटेज 19% हो गया, बढ़ गया। 2009 में 16% वोट शिवसेना केवल 160 सीट लड़के लाई थी। 2014 में 19%, 3% वोट जो बढ़े वो 282, 122 सीट ज़्यादा लड़के तब वो 19% ला पाई है। ये पूरे महाराष्ट्र की फिगर। इसके सामने बीजेपी 14% से उठ के डबल किया, 28%। जो बीजेपी 2014 में 2009 में 14% थी, वो 2014 में 28% होती है, डबल किया उसने। और ना केवल ये डबल किया, अपनी सीट्स भी करीब करीब डबल की, 63 से 122। तो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही पोल स्ट्रैटेजी, मोदी जी और अमित शाह का मामला बिल्कुल ठीक। अब 2019 का इलेक्शन आया जो पिछला था, शिवसेना बहुत गिरी नहीं वोट परसेंटेज के हिसाब से, 16% वोट उसका जो रहता है, 16, 17, 16, 17, 19। बीजेपी 28 से 26% पे आ गई। ये मैंने आपको दूसरा दिखा दिया। अब मैं आपको एक टेबल सी भी दिखा दे रहा हूं, क्योंकि कंपैरिजन जब कर रहे हैं तो इसके, और सिर्फ ये बता दूं कि ये दो अलायंस जो हैं वो, मैं एनडीए, उसका नाम कुछ पहले और रहा था, एनडीए तो 1998 में बना, लेकिन उससे पहले मैंने उसको एनडीए सहूलियत के लिए लिख दिया है। अब आ जाइए टेबल सी पे। अलायंस है, पहले यूपीए होता था, अब इंडिया अलायंस है। कांग्रेस के साथ जो अलायंस हो रहा है, 90 और 95 में अभी एनसीपी बनी नहीं थी, कांग्रेस अकेले इलेक्शन लड़ती थी। 1999 में एनसीपी का वजूद हो गया था, और कांग्रेस 223 सीट अलग अलग इलेक्शन लड़े, और एनसीपी शरद पवार साहब 249 सीट पे इलेक्शन लड़े। और बेहतरीन दोनों का परफॉर्मेंस, शरद पवार साहब 27% वोट मिले थे एनसीपी को, कांग्रेस को 23%, दोनों ने मिलकर 50% वोट किया था। 2004 कांग्रेस की सरकार वापस बन गई। यहाँ पे 2004 में एनसीपी 124 सीट, कांग्रेस 157। कांग्रेस हरदम डोमिनेंट पार्टनर रही। 2009 में एनसीपी 113, 170। फिर 2014 में सब फ्री फॉर ऑल था, एनसीपी 278, कांग्रेस 287, और 2019 में एनसीपी 121, कांग्रेस 147। ये गैप कम हुआ, लेकिन कांग्रेस डोमिनेंट पोजीशन में रही। आपको मैं टेबल डी की तरफ भी ले चल रहा हूँ। टेबल डी में एनसीपी को 23% वोट मिले 1999 में, कांग्रेस को 27, फिर 19, 21, 16, 21, 17, 18, 19, 15। 2019 का एक इलेक्शन ऐसा था जिसमें कांग्रेस की बुरी हालत हुई, और कांग्रेस वो उस इलेक्शन में मात्र 15% वोट पा पाई थी 2019 वाले इलेक्शन में। मैं 2024 के इलेक्शन में आपसे कुछ बात करूं या उस पर कोई और चर्चा करूं, उससे पहले मैं टेबल ई भी दिखा देना चाह रहा हूं कि है कहाँ। 1999, अब बीजेपी अलायंस में बोल रहा हूँ, कांग्रेस अलायंस बोल रहा हूँ, यूपी हो या एनडीए हो, मैं मोटे तौर पे, और इन्हीं दो पार्टीज के वोट शेयर ले रहा हूँ, इनके जो छोटे सहयोगी दल है उनका नहीं ले रहा हूँ। 1999 बीजेपी अलायंस 32, कांग्रेस 50%, 50%, सरकार कांग्रेस की। 2004 बीजेपी अलायंस 34%, कांग्रेस 40%, सरकार कांग्रेस की। 2009 बीजेपी अलायंस 30%, कांग्रेस 37%, सरकार कांग्रेस। सरकार ऑन ट्रॉट चल रहा है ये, और ये सब वो है जो जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी का भी काल है, ये सब है, लेकिन यहाँ पे वो होल्ड करके रखे। 2014 टर्निंग पॉइंट ऑफ हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के का टर्निंग पॉइंट, बीजेपी 30 से 47%। बीजेपी, जब मैं बोल रहा हूँ बीजेपी अलायंस, बीजेपी सरकार एनडीए या बीजेपी अलायंस की
कांग्रेस 37 से गिर के केवल 35% हुई थी, लेकिन बाकी सब पार्टीज का सफाया हो गया था। 2019 बीजेपी अलायंस 42%, जो 2019 में कांग्रेस अलायंस था 34%। आपको ठीक से याद है, बीजेपी अलायंस से उद्धव ठाकरे निकल के कांग्रेस अलायंस में आ गए थे और उन्होंने सरकार बनाई थी, चीफ मिनिस्टर बने थे। फिर उनको किस तरह से, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अलोकतांत्रिक ढंग से उनकी कुर्सी छीनी गई राज्यपाल के द्वारा, उनको एक अलोकतांत्रिक असंवैधानिक सरकार वहाँ पे बनाई जो अभी तक चल रही है। तो गवर्नमेंट पहले इधर की भी बनी, उधर की भी बनी। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए एक जायज़ा दे रहा हूँ कि ये जो कल इलेक्शन जिसका रिजल्ट कल आएगा, उसमें सब लोग प्रेडिक्ट ये कर रहे हैं और कि महायुति की लैंडस्लाइड होने जा रही है। इस पे कोई भी दावा करना थोड़ा मुश्किल चीज़ होगा। और जिस तरह की बीजेपी की सीटें बताई जा रही हैं, बीजेपी ने कुल 149, मैं वो भी आपको बता दूं, बीजेपी ने इस इलेक्शन में 149 सीट्स बीजेपी लड़ी है। इधर के आंकड़ों में कम, क्योंकि पिछली बार 164 लड़ी थी, उसको 2 नए पार्टनर को अकोमोडेट करना पड़ा है। 149 बीजेपी, शिवसेना शिंदे जी 81 और एनसीपी अजीत पवार 59। इनके सामने कांग्रेस 101, शिवसेना उद्धव ठाकरे 95 और एनसीपी शरद पवार 86। ये लोग आमने सामने लड़ रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी इस बात को होल्ड कर रहा हूँ कि पोलस्टर्स की बात बिल्कुल सही हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बीजेपी की स्वीप हो सकती है। लेकिन फिर एक बार ये सोचना होगा कि पैसा, धमकी, डर, ये शायद बड़े फैक्टर रहेंगे अगर महायुति की वहाँ जीत होती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है महाविकास अघाड़ी से बेटर ऑपोजिशन का जो प्लेटफॉर्म है, जो फ्रंट है, वो पूरे देश में कहीं नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कहीं इंडिया गठबंधन है तो वो महाराष्ट्र में है, क्योंकि वहाँ के आपस में कोई दिक्कत नहीं है, तालमेल भरपूर है। द बेस्ट ऑफ लीडरशिप आपके पास है उद्धव ठाकरे की, अच्छे व्यक्ति के रूप में, जिसके एक व्यक्ति इसके साथ जाती हुई है, क्रिएटिव आदमी, एक सज्जन आदमी, उस रूप में वो हैं। और उनकी लीडरशिप में कहीं कोई डाउट नहीं है कि वो अगर एमवी आती है तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरा, उनके सामने जो सबसे बड़ी, जो ज़्यादा बड़ी एडवांटेज है, वो है शरद पवार का होना। शरद पवार ना केवल अपने पॉलिटिकल वजूद की, बल्कि अपने फैमिली में जो एक इंटरनल प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से अजीत पवार ने एक तरह से उनको ही चैलेंज कर दिया है। और ना केवल चैलेंज किया है, बल्कि उनके ऊपर झूठे आरोप भी लगाने शुरू किए हैं। सुप्रिया सुले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिटकॉइन के झूठे दोष पढ़ना, बात अब कहीं सियासत से ज़्यादा अब घरेलू हो गई है। तो शरद पवार साहब के बारे में वैसे भी कि स्ट्रैटेजिस्ट के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं, तो वो वहाँ पे ही इज़ हैंडलिंग। और कांग्रेस बाकी राज्यों के मुकाबले, कांग्रेस का वहाँ थोड़ा बहुत तो मतलब मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा काम कर रहा है, कोई ऐसा मेजर झगड़ा नहीं हुआ है। और ऐसी स्थिति में अगर एमवीए हारती है तो मेरे हिसाब से फिर एमवीए का 2027 तक के जो स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं पे कोई भविष्य तो मुझे नज़र नहीं आता है। अगर महाराष्ट्र ये हार रही है, मैं कितना जीतेगी कितना हारेगी ये तो कल पता लगेगा। लेकिन सुबह से लोग मुझे 1-2 लोग फ़ोन करके कहें इलेक्शन कमीशन को भी अपनी साख बचाने के लिए कहीं दे हैव टू कम क्लीन, ये देखने वाली बात होगी। तो लेट्स वेट फॉर टुमारो कि क्या होता है। पर मेरे हिसाब से जितना एक तरफा पोलस्टर्स बता रहे हैं उतना एक तरफा इलेक्शन है नहीं। वो 10% 12% ज़्यादा वोट शेयर की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इतना वोट शेयर का फ़र्क नहीं होगा। थैंक्स सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।